दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री विषय में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा टोटल लेक्चर जो है दोस्तों ये 509 नंबर का लेक्चर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और सवालों की बात की जाए तो 15,270 सवाल। जी हाँ दोस्तों, जैसे बूथ बूथ से घड़ा भरता है इसी तरह से हम लोगों ने अभी तक अपने इस सेशन में 15,000 सवालों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों एक एक सवालों पर हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा करते हुए आज अपने 8वें विषय को पढ़ रहे हैं। जो केमिस्ट्री हमारा दोस्तों 8वां विषय है और आज हमारे केमिस्ट्री विषय का ये चौथा लेक्चर है। 506 नंबर से दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। 506 नंबर से दोस्तों ये केमिस्ट्री की क्लास दोस्तों ये स्टार्ट है। आप जाके पीछे वीडियोस देख सकते हैं। अभी केवल हमारी आज चौथी क्लास है, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो जल्दी से कवर कीजिए ताकि आप जल्दी से जो है हमारे बराबर आ सके। पीछे की क्लास अगर आपको पसंद आए तो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्लास तो सिर्फ एक डेमो है। अच्छा तरीके से बहुत बढ़िया अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे पेड कोर्स का एक बार डेमो ले सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, आपको आनंद आ जाएगा पढ़ करके, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने अल्फा कणों के विक्षेपण के अध्ययन के आधार पर अल्फा कणों के विक्षेपण के अध्ययन के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज, वो भी किस आधार पर दोस्तों? अल्फा कणों के विक्षेपण के अध्ययन के आधार पर। दोस्तों पिछली क्लास में बताया था कि इस तरह से खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दोस्तों एक खोज किया था। तो ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है, और आसान सा इसका उत्तर भी है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। कर अब परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं दोस्तों? तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, ये क्या है दोस्तों? ये नाभिक है। ये परमाणु का ये नाभिक है दोस्तों, ठीक है। ये परमाणु का नाभिक है और इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है, मतलब वो उदासीन होता है। और इसके चारों तरफ दोस्तों कौन चक्कर लगाता रहता है? ऐसे, ठीक है। ये दोस्तों एक कक्ष होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। ये कौन दोस्तों? ये है इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो हमारा सवाल क्या था दोस्तों? हमारा सवाल ये था कि कौन कौन से कण होते हैं। तो याद रखिएगा, 2 कण पाए जाते हैं नाभिक में। एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी P+N पाए जाते हैं। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, P+N, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर दोस्तों घूमता रहता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये धनावेशित होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है यह धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे जो मैंने आपको पीछे समझाया था। आगे दे रहा है नाभिकीय कणों न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को सामूहिक रूप से दोस्तों क्या कहा जाता है, ठीक है। जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी आगे पीछे कर लीजिए, इनको कह रहा है कि सामूहिक रूप से दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इन्हें न्यूक्लियोड कहा जाता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूक्लियन, न्यूक्लियोड नहीं, ठीक है, न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन या यान कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कहा जाता है किसे? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो आप अलग अलग कहेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दीजिए। परमाणु के नाभिक में ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे तो न्यूक्लियन कहा जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा कठिन स्तर के सवालों को दे रहा हूं। देखिए, हम घिसे पीटे सवाल नहीं पढ़ा सकते। हम वे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सवाल हैं और आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर केमिस्ट्री विषय की तैयारी आपकी नहीं है तो आप जाके पहले एक बार, मैंने डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, ज्यादा नहीं 25 से 30 लेक्चर में मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ा है। एक बार आप उससे पढ़ लीजिए, फिर दोस्तों आप सवाल जवाब देखिए, ठीक है। कर वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन, ठीक है,
12 ग्राम कार्बन जो दोस्तों, इसे कार्बन 12 यहां पे दिया जा रहा है, में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर हो सकती है। वह संख्या जो 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर हो सकती है उसे क्या कहा जाता है, एक मतलब ये फिक्स है, 12 ग्राम ही होगा, इसे 14, 15, 10 नहीं कर सकते। इस आंकड़े को मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मोल कहा जाता है। यह 12 ग्राम कार्बन के ही अणुओं के बराबर होता है, एकदम ये फिक्स है। ठीक है, एक सवाल और देखिए, करा प्रायोगिक रूप में अणुओं के स्थान पर क्या लिखा जाता है। ठीक है, प्रायोगिक रूप में दोस्तों इन अणुओं के स्थान पर मोल ही लिखा जाता है। कहीं पर अणुओं के स्थान पर हमेशा क्या देखेंगे, ये मोल लिखा हुआ ही देखेंगे। प्रैक्टिकली अगर आप किताबों में देखेंगे सवाल तो ये मोल ही लिखा होगा। ठीक है, एकदम फिक्स सवाल है। कह कौन सी संख्या 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दोस्तों दर्शाती है, वो कौन सी संख्या है। तो दोस्तों एक और संख्या है, उसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं, आवोगाद्रो। ठीक है, आवोगाद्रो। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या दोस्तों इसे कहा जाता है। यह 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मोल है दोस्तों, मोल के बारे में आपने क्या पढ़ा, यह अणुओं की संख्या थी। ध्यान दीजिएगा, मोल जो है दोस्तों यह अणुओं की संख्या है, जबकि आवोगाद्रो जो है दोस्तों ये परमाणुओं की संख्या है। यही दोनों में अलगाव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब सेम सेम दिया है भाई, आपने पढ़ा है कि अणु तो विभाजित हो सकते हैं लेकिन परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु होते हैं सबसे छोटे कण होते हैं, ये परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है अवोगाद्रो संख्या, जबकि जो मोल है ये अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप एग्जाम में देखिएगा कि अणुओं की संख्या के बारे में पूछा है कि परमाणुओं की संख्या के बारे में पूछा है, तभी दोस्तों आप अपना जवाब दीजिएगा। करा परमाणु क्रमांक का विचार किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसका विचार दिया था। दोस्तों जब पीरियोडिक टेबल वगैरह आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम होता है उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रमांक का मतलब ही क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे सामने 50 बच्चे, हमने कहा भाई क्रम से खड़े हो जाओ, तो आप एक कतार में खड़े हो जाएंगे, तो पहले नंबर पे एक बच्चा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, 49, 50 आखिरी बच्चा होगा। उसी तरह जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें कुल 118 तत्वों को समायोजित किया गया है और सबको एक निश्चित क्रम पर रखा गया है, उसी को हम यहाँ परमाणु क्रमांक कहते हैं। और किसने दोस्तों परमाणु क्रमांक का विचार दिया था, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था, हेनरी मोसले। उन्होंने दोस्तों इसके बारे में सर्वप्रथम विचार दिया था। ठीक है, तो हेनरी मोसले का नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों परमाणु क्रमांक के बारे में विचार दिया था, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे आइए, करा परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किन कणों के बराबर होता है। ठीक है, करा मान लीजिए जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, ये जो परमाणु क्रमांक है ये नाभिक में उपस्थित किन कणों के बराबर होता है। अब नाभिक में पाए कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं ना, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सवाल ये बनता है कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या केवल न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो याद रखिएगा केवल प्रोटॉनों की संख्या, यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपको नहीं करना है। ठीक है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या करना है। ठीक है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों ये नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, पहला परमाणु क्रमांक किसका होता है, देखिए परमाणु क्रमांक 1 जो होता है, आप देखेंगे तो पहले परमाणु क्रमांक में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसी तरह 2 नंबर पे देखेंगे तो हीलियम आ जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, 3 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये चलता रहता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे यहां पे 2 लीजिए, अब ये परमाणु क्रमांक इसका 2 है,
यहाँ देखिए 3 परमाणु क्रमांक, यहाँ 4 परमाणु क्रमांक, 5 परमाणु। तो ये क्या दर्शाता है कि इनके नाभिक में, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा, इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो नाभिक में 2 प्रोटॉन होगा, इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो नाभिक में 3 प्रोटॉन होगा। अगर हमने यहां पर 6 कार्बन की बात करा तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। तभी तो कह रहा कि परमाणु क्रमांक की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह आप याद रखेंगे, यह आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। या फिर हम कह दें कि यहां पर जो परमाणु क्रमांक होता है इसे हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं। तो कभी परमाणु क्रमांक दे दे या परमाणु संख्या दे दे तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इन्हीं के बराबर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इन्हीं के बराबर, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। अरे सर इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, अरे तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, केवल समझा रहा हूं। अंदर बाहर दोनों बराबर होता है। सर अंदर में तो न्यूट्रॉन भी होता है, अरे न्यूट्रॉन तो उदासीन होता ना भाई, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए प्रोटॉनों को बराबर तराजू का दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। तो एक तरफ प्रोटॉन बैठा है जो धनावेशित है, तो दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए जो ऋणावेशित है। ये दोनों की जब संख्या बराबर होगी दोस्तों तो ये होता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन में आप याद रखें, अभी आप आगे पढ़ेंगे और विस्तार में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह परमाणु क्रमांक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो या तो कहीं पर दोस्तों परमाणु क्रमांक लिखा रहे या कहीं पर दोस्तों परमाणु संख्या लिखा रहे। आप ये दोनों को अलग अलग मत समझिएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक ही दोस्तों परमाणु संख्या है, ये आप याद रखेंगे। अरे भाई क्रम कहिए, मैंने कहा सब लोग क्रम से खड़े हो जाइए, मैंने कहा सब लोग एक संख्या से खड़े हो जाइए, तब भी आप सीरियल लगाएंगे, ठीक है। तो चाहे क्रम कहिए चाहे संख्या कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं। और परीक्षा में ऐसे छोटे छोटे सवाल देखकर ना आपके साथ दोस्तों ऐसा जो है गलतफहमी पैदा करता है कि आपको लगता है कि यार हम तो केमिस्ट्री जानते ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कर अब ध्यान से सुनिएगा, एक ही सवाल को 3-4 अलग अलग तरीके से पूछूंगा मैं, और जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बस उतने सवाल से एग्जामिनर कितने सवाल पैदा करता है और आपको कितना प्रताड़ित करता है, जरा इसको सुनिएगा। नाभिक में उपस्थित किन कणों की संख्या, पहली बात दे दिया दोस्तों कि वह कण क्या है दोस्तों, नाभिक में उपस्थित है। अब आप तो जानते हैं कि नाभिक में 2 ही लोग रहते हैं, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, और पूछ रहा है कि नाभिक में उपस्थित किन कणों की संख्या वही होती है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए सिखाया आपको, ठीक है, कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। मैंने कहा था आपको कि तराजू बराबर पे रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होगा दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं ये धनावेशित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। ये दोनों को बराबर रखिए, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर के प्रोटॉन के बराबर होता है, अगर बराबर नहीं होता तो भाग जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अभी मैंने एक बार सवाल आपको बताया था कि कभी भी P प्लस N को क्या कहा जाता है, इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। कोई दिक्कत आपको, इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। कह रहा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को क्या कहा जाता है, तो या तो न्यूक्लियन इसे कह दीजिए, या फिर इसी को हम अलग भाषा में कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या। देखिए परमाणु संख्या नहीं कहना है, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को बताता है, और परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, ठीक है, केवल प्रोटॉनों की संख्या को। जबकि यहां न्यूट्रॉन जुड़ गया है, यानी जब न्यूट्रॉन की संख्या जुड़ जाए परमाणु क्रमांक में तो अपने आप क्या बन जाएगा, वो द्रव्यमान संख्या बन जाएगा, यानी मास नंबर बन जाएगा। इसे m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, तो हो जाएगा मास नंबर। मास नंबर का प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या होता है, ये भी सवाल आता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल M। क्या होता है दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल, सॉरी M नहीं यार, M नहीं, कैपिटल A, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कैपिटल A। परीक्षा में आ जाता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, सोचते हैं मास में तो M कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन M नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा परमाणु की द्रव्यमान संख्या। देखिए लिखा है द्रव्यमान संख्या, जैसे लिखे तुरंत आपको मास नंबर याद आ जाना चाहिए।
और मास नंबर जैसे याद आए, मास नंबर जैसे याद आए आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए कि यह P+N है, ठीक है, P+N। पूछ रहा है परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। इन दोनों को जोड़ देंगे तब दोस्तों क्या मिलता है, क्या बनता है, यह मास नंबर बनता है। एक ही सवाल को घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से दे रहा है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सीधे सीधे सवालों पर ध्यान देना है और उत्तर निकालना है। कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार, अब अलग दे दिया, ठीक है, परमाणु भार दे दिया। कह रहा है परमाणु भार जो होता है दोस्तों यह किस संख्या के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आइए कुछ चीजें जो मैंने आपको पीछे सिखाया हूं पहले आपको याद करा देता हूं। मैंने आपको पीछे सिखाया था परमाणु क्रमांक के बारे में, ठीक है, और क्या बताया था कि चाहे कहीं पर परमाणु क्रमांक लिखा हो या कहीं पर परमाणु संख्या लिखा हो, आप घबराइएगा नहीं, ये एकदम एक ही बात है। यह बराबर होता है प्रोटॉन के और यह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के भी, ठीक है। एक लाइन आप इसको याद रखेंगे और एक लाइन ये द्रव्यमान संख्या वाला याद रखिए, ठीक है। एक लाइन आप द्रव्यमान संख्या वाला याद रखिए कि द्रव्यमान संख्या ही दोस्तों क्या कहलाता है, ये P+N कहलाता है, ठीक है। P+N मतलब प्रोटॉन, बार बार र लगा देता हूं, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपको मैंने दो चीजें अभी तक पढ़ा रखा था, अब दोस्तों मैं अलग आपको समझा रहा हूं। लिख रहा है किसी तत्व का परमाणु भार उसकी किस संख्या के बराबर होता है, तो याद रखेंगे यहां पर परमाणु भार बराबर, परमाणु भार किसके बराबर होता है, ये जो आप नीचे द्रव्यमान संख्या लिखे हैं ना, द्रव्यमान संख्या जिसे आपने मास नंबर कहा था, यह उसी मास नंबर के बराबर होता है। और आपने मास नंबर में क्या कहा था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो याद रखिएगा परमाणु भार किसके बराबर होता है, ये इसी के बराबर होता है। तो क्या मैं इनके बराबर में यहां पर परमाणु भार लिख सकता हूं, बताइए, परमाणु भार, ठीक है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु संख्या। अब इन दोनों को एकदम अलग अलग आप याद रखेंगे, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो कंफ्यूजन में दोस्तों आउट हो जाएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ समराइज करके दो लाइन में बता दिया, ये दो लाइन अगर आपको याद रहेगा तो जीवन में कभी कुछ नहीं भूलेंगे। परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या है और यह प्रोटॉनों के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ही परमाणु भार है और यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अब इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई आपको समझा नहीं सकता, ठीक है, बस इतना काफी आपके लिए। आगे देखिए, करा एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, क्या हो, परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान होना यानी परमाणु क्रमांक समान होने की बात कर रहा है, ठीक है, परंतु द्रव्यमान अलग अलग हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि परमाणु संख्या बराबर क्या आपने पढ़ा है, परमाणु क्रमांक पढ़ा है, ठीक है, परमाणु क्रमांक पढ़ा है। और कह रहा है परमाणु क्रमांक दोस्तों समान हो और क्या भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान अलग हो, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अलग हो, या फिर द्रव्यमान कोई क्या कह सकता है, द्रव्यमान संख्या कह सकता है, या फिर इसी को क्या कह सकता है, परमाणु भार कह सकता है, ठीक है, परमाणु भार। यह क्या हो दोस्तों, यह भिन्न कह रहा है, ठीक है, कि दोस्तों यह भिन्न हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। बस ये दो लाइन की बात को इतना लंबा लिख के दे दिया जी, आदमी जो है इसे ही परेशान हो जाए, ठीक है। ऐसा कब होता है, परमाणु क्रमांक समान, क्रमांक मतलब उनका स्थान फिक्स हो, ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है समस्थानिक, आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका जो उत्तर है यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समस्थानिक, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, करा समस्थानिक की खोज दोस्तों किसने किया था, ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं, इसकी खोज किसने किया था, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, फ्रेडरिक सोड्डी ने, ठीक है, याद रखेगा, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। एक का नाम है फ्रेडरिक सोड्डी, ठीक है, कहीं कहीं पे सोडी लिखा है, कहीं कहीं पे सोडी लिखा है, ठीक है,
और एक का नाम है विलियम, पूरा नाम था फ्रांसिस विलियम, ठीक है, फ्रांसिस विलियम, फ्रांसिस विलियम, ठीक है। तो सोडी और विलियम ने मिलकर दोस्तों क्या खोजा है, इन्होंने मिलकर आइसोटोप्स की खोज की, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। और एक लाइन में समस्थानिक के बारे में याद रखेगा, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्रमांक समान रहेगा, भार अलग अलग होंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फिक्स भी है यार, आपने इसमें रटो मत, ये फिक्स भी है। कैसे फिक्स है दोस्तों, देखिए परमाणु क्रमांक समान हो सकता है, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है, वो हो सकता है, लेकिन परमाणु भार तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी शामिल होता है। अगर न्यूट्रॉन एक हुआ तो तुरंत अलग हो जाएगा। अब अगर न्यूट्रॉन 0 हुआ तब जाके दोनों बराबर होंगे, तब जाके दोनों बराबर होंगे, नहीं तो बराबर हो नहीं सकते। न्यूट्रॉन 0 को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा 1 2 3 कुछ तो होगा। हम करें चलो किसी की परमाणु, किसी के नाभिक में प्रोटॉन मान लो 5 है, 5 है तो डिनोट कर रहा है परमाणु क्रमांक 5 को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, वो बोरान को बता रहा होगा। तो भैया बोरान है तो बोरान का परमाणु भार तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी तो होगा, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज का ध्यान आप अवश्य दीजिएगा, अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे करके एक एक विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे उछल कूद करके पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब उसका निकलने वाला नहीं है। हमारे साथ पढ़े होते तो दोस्तों अब तक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये इतिहास का तीनों पार्ट मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा दिया, विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया और फिजिक्स विषय पढ़ा दिया। पढ़ाते पढ़ाते कुल 500 लेक्चर पढ़ाया आपको, 15,000 सवाल पढ़ा दिया। आप जाके ढूंढना यूट्यूब पर, इतना सवाल आज तक पेशेंस के साथ किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि सबको मसाला चाहिए, कितना अच्छा पढ़ा दें, क्या पढ़ा दें, यहां से वहां से, कभी चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट होगा। आप हमारे साथ पढ़ के देखिए, आपका चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने अगले सवाल पर आते हैं। बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से चीजों को सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि समस्थानिकों के कौन से गुण समान एवं भिन्न होते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 चीज दे रहा है, एक तो कह रहा है समस्थानिक की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक तो समस्थानिक की बात कर रहा है। समस्थानिक आते ही आपको एक चीज याद आ जाता है कि इसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। और ये कह रहा दोस्तों, ये यहां पे 2 बातें लिख रहा है कि कौन से गुण क्या होते हैं, गुण कब इनके समान होते हैं ये आपको बताना है, और कौन सा गुण दोस्तों भिन्न होता है ये आपको बताना है, समान और भिन्न, ठीक है। तो याद रखिएगा, रासायनिक गुण दोस्तों समान होता है, ठीक है। रासायनिक गुण जो होता है दोस्तों इसके समान होते हैं, और भौतिक गुण दोस्तों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये क्लियर कट दोस्तों 2 उत्तर आप याद रखेंगे, ठीक है। रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है। किसमें? ये मैं आइसोटोप्स में बात कर रहा हूं, ये मैं समस्थानिकों की बात कर रहा हूं। और समस्थानिक दोस्तों किसे कहते हैं, तो फिर से यहां पर 2 बातें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। समस्थानिक में याद रखेंगे परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है दोस्तों, या द्रव्यमान संख्या जिसे आप कहते हैं, यह दोस्तों भिन्न भिन्न होता है। यह भी इसी के साथ दोस्तों 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। एकदम देखिए, एक लाइन में सब कुछ आपने पढ़ लिया, पूरा समराइज करके आपको दे दिया एक ही लाइन में, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। कह रहा है ओ ऑक्सीजन को डिनोट करता है। जब आप कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आता है। कह रहा ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन देखिए परमाणु भार अलग अलग है, ठीक है। ये याद रखेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन दे दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, एक आपको समझा दे रहा हूं, उसी आधार पे सब है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो 8 लिखा हुआ दोस्तों, 8O16 लिखा हुआ है, यहां पे जो 8 है ना, ये परमाणु क्रमांक को बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, यह परमाणु क्रमांक को बता रहा है। ये जो 16 ऊपर है, यह परमाणु भार को बता रहा है। परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या होती है, और परमाणु भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, समझिएगा बात को। यहां पर दोस्तों, यानी प्रोटॉन तो 8 है, कंफर्म है। इससे क्या पता चलता है कि प्रोटॉनों की संख्या तो 8 है,
और यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 8 के अलावा दोस्तों कितने हो जाएंगे, 16 में से 8 घटा देंगे तो बाकी के जो संख्या बचती हैं वो सब दोस्तों न्यूट्रॉनों में आ जाएंगे। ठीक है, खैर इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके पीछे थोड़ी सी कुछ और चीजें जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जो आपको अलग से जो है ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले काम की बात समझते हैं। इसी तरह से दोस्तों ऑक्सीजन दे दिया है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन तो तीनों दे दिया है, यहां 16, यहां 17 और यहां 18। यहां कार्बन में इसी तरह 12 और 14 और दे रहा है। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन जो है दोस्तों इसमें 17 नंबर पे परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का, इसमें 35 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर परमाणु भार 37 है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या समान है, नीचे वाला समान, परमाणु क्रमांक बराबर है ना। सब देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सब जगह 8 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक सब जगह 6 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सब जगह समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा, इसे समस्थानिक कहा जाएगा। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे आइसोटोप्स कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पे आप ध्यान से पढ़िए तो परमाणु क्रमांक जो दिया हुआ है दोस्तों यह समान है, सभी का परमाणु क्रमांक समान है। देखिए 17 17 एक समान है, 6 6 एक समान है, 8 8 दोस्तों एक समान है। ठीक है, यही दोस्तों क्या है, परमाणु क्रमांक। लेकिन दोस्तों यहां पर परमाणु भार जो दिया है, ठीक है, परमाणु भार जो ऊपर साइड में है ये नीचे वाला है। ठीक है, ये नीचे साइड में दिया है, ये परमाणु भार दोस्तों क्या है, यह भिन्न है, और परमाणु भार ऊपर वाला दिया है, तो सब में देखिए ऊपर ऊपर भिन्नता नजर आ रही। ठीक है, अभी आपको सिखाऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या निकालते, कैसे निकाला जाता है, उसके लिए भी अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, तो सब आप पे डिस्कस किया जाएगा बाद में। ठीक है, कह रहा सबसे अधिक समस्थानिकों वाला दोस्तों तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा पोलोनियम का। ठीक है, पोलोनियम का इसका परमाणु क्रमांक होता है 84। कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक है 84। 84 नंबर पे आता है पोलोनियम। क्या आता है, पोलोनियम आता है दोस्तों, पोलोनियम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये जो पोलोनियम है इसके सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं। अब तक दोस्तों कितने ज्ञात समस्थानिक हैं, ठीक है, कितने ज्ञात समस्थानिक हैं, ज्ञात समस्थानिक हैं, तो याद रखेगा इसके अब तक 42 ज्ञात समस्थानिक हैं। जैसे यहां ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक देख रहे हैं ना, ठीक है, उसी तरह से इसके कितने समस्थानिक हैं, अब तक दोस्तों कितने समस्थानिक ज्ञात किए जा चुके हैं, कुल 42 समस्थानिक दोस्तों ज्ञात किए जा चुके हैं। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखें, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है। हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक हैं, पहले बताइए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यहीं से तो कहानी शुरू होती है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, ये पहले नंबर पे आता है और सबसे हल्का गैस माना जाता है। करा इसके रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। कर ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। क्या दे दिया दोस्तों, अब की उल्टा कर दिया है। कर अब की ना परमाणु भार दोस्तों समान है, परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक दोस्तों अलग अलग हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या है, भिन्न है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है भिन्न है। कर मान लीजिए ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, तो इसके पहले वाले को तो परमाणु समस्थानिक कहा था, जिसे आइसोटोप्स कहा था। इसे दोस्तों आइसोबार कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। समभारिक जब परमाणु भार समान हो तो समभारिक, जब परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक। ठीक है, ये दो बातें हैं, इनको आप समझ के रखिएगा याद करके। करा विभिन्न तत्वों के किन परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों,
याद रखेगा। चलिए यहां पे मैं दोनों आपको बता देता हूं। मान लीजिए ऐसे कर, इसको ऐसे करके लिखिए। देखिए बहुत गजब का स्टाइल, मैं आपको एक ही जगह सब लिख देता हूं। अगर दोस्तों मामला समभारिक का है तब क्या होगा, इधर बताता हूं। अगर मामला समस्थानिक का है तो क्या होगा, इसको इधर बताता हूं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। समस्थानिक में दोस्तों जो आपने पढ़ा था, सॉरी इसको मैं सोचा कलम लेना। समस्थानिक में जो आपने पढ़ा था रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है, रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन जो भौतिक गुण होता है यह क्या होता है दोस्तों, भ से भौतिक भ से भिन्न। ठीक है, भ से भौतिक भ से भिन्न होता है, ये आपने पढ़ा था। जबकि यहां पर दोनों भिन्न हो जाते हैं। यहां पर दोस्तों क्या हो जाते हैं, यहां पर आप चाहे रासायनिक गुण की बात करेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे, या फिर भौतिक गुण की बात करेंगे, ये दोनों दोस्तों भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, भौतिक गुण ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं, ये भिन्न हो जाते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होते। ठीक है, यही आपने पढ़ा था। पीछे दिखाऊं क्या आपको, आ जाओ दिखा दूं, जब ये सवाल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलो आ जाओ पीछे दिखाता हूं आपको, कहां पे पढ़ाया था मैंने आपको, कि कब भिन्न भिन्न होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। देखिए यहां क्या दिया था कि समस्थानिकों के कौन से गुण समान भिन्न होते हैं, तो गुण समान वाले में रासायनिक गुण समान होते हैं और भिन्न वाले में भौतिक गुण भिन्न होते हैं। भ से भिन्न, भ से भौतिक गुण, ये आप याद रखेंगे। ये समस्थानिक के केस में था। जबकि अभी जो दे रहा सवाल दोस्तों, ये किस केस में दोस्तों, ये समभारिक के केस में है। ठीक है, तो समस्थानिक समभारिक दोनों के लिए दोस्तों मैंने सब बातें आपको बता दिया। अब इससे ज्यादा विस्तार ना आपको चाहिए ना कुछ है। देखिए जब आप कनेक्ट करके चीजों को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक तैयारी भी अच्छी होगी और बढ़िया से आपको समझ में भी आएगा। चलिए आइए, समभारिक में भी क्या बताया, परमाणु भार समान, यानी इस बार दोस्तों ऊपर वाला समान होगा। देखो 3 यहां भी 3 यहां भी, सॉरी यहां देख है हाइड्रोजन, यहां हीलियम है, यहां लेकिन फिर भी दोनों बराबर हैं। यहां पर आर्गन है, यहां पर क्या है दोस्तों, पोटेशियम है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर हैं। कैल्शियम का भी बराबर है। ठीक है, ये इसे आर्गन पढ़ते हैं, इसे हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब अगर इतना भी नहीं जानते तो इसके बारे में भी आपको आगे चर्चा करा देंगे। ठीक है, कह रहा है ये किस प्रकार के उदाहरण दोस्तों, तो याद रखेगा यह उदाहरण है किसके, समभारिक के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं, समभारिक। समभारिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है दोस्तों, परमाणु भार ठीक है एक समान, परमाणु भार एक समान होते हैं, ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, और आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि परमाणु भार एक समान है। परमाणु भार किसके बराबर होता है, यह P+N के बराबर होता है, यानी प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसके बराबर होता है, लेकिन है दोस्तों एक समान। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या दे दिया दोस्तों, करा अब की बार न्यूट्रॉनों की संख्या समान कर दीजिए, किंतु परमाणु संख्या यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहलाते हैं, अब इसे हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अभी भी अलग अलग रहती है, इसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। याद रखेंगे, जैसे यहां पर दोस्तों, यहां पर 3 है, यहां पे 4 आ गया। ठीक है, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 31 है, यहां पे 32 आ गया। तभी तो दोस्तों यहां परमाणु भार अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा परमाणु भार। ठीक है, या फिर परमाणु भार, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, या ठीक है, या फिर इसे हम द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ये क्या होता है दोस्तों, अलग अलग रहता है। ठीक है, भिन्न रहता है। ये क्या रहता है दोस्तों, यह भिन्न रहता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, भिन्न हो जाता है, इसीलिए दोस्तों यहां अलग अलग नजर आ रहा होगा। तो ये किसके उदाहरण दोस्तों, यह उदाहरण है सम न्यूट्रॉनिक के। किसके उदाहरण है दोस्तों, यह सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण हैं। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने के बावजूद भी यहां पर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या मास नंबर अलग हो जाता है। जिन आयनों और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें क्या कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई दोस्तों, कुल संख्या बराबर हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों कुल संख्या, तो इसे क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सम
सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहेंगे दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है। तो नाम से ही पता चल जा रहा है किन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी आयनों और परमाणुओं का दे रहा दोस्तों, तो याद रखेगा इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, या फिर इसे सम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगली क्लास में मैं आपको विधिवत जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ और नहीं है, किसी भी परमाणु के किसी भी तत्व के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, सर्वप्रथम किसके परमाणु मॉडल प्रकाश में आए, ठीक है, जिन्होंने एक परमाणु मॉडल तैयार किया और जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की व्यवस्था को समझाना चाह रहे थे लेकिन फेल हो गए। ठीक है, इस व्यवस्था को समझाने में दोस्तों ये फेल हो गए। ये कौन कौन थे, तो ये दो बड़े वैज्ञानिक थे दोस्तों, एक तो जे थॉमसन थे, ठीक है, थॉमसन थे, यह भी दोस्तों फेल हो गए। एक दोस्तों रदरफोर्ड साहब थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यह भी दोस्तों फेल हो गए थे। ये दोनों लोग दोस्तों असफल रहे। ठीक है, असफल रहे। ठीक है, चलो हम कह रहे हैं कुछ बनाए। भाई फेल कौन होता है, जो आप समझिए पहले परीक्षा में फेल कौन होता है, अरे जो परीक्षा देता वही फेल होता है। जो परीक्षा देगा वही ना फेल होगा, जो परीक्षा ही नहीं देगा, जो अपने जीवन से भागेगा, वो जी पास और फेल क्या होगा। तो जब वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो हर बार उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, बहुत बार वो दोस्तों असफल होते हैं और उनकी असफलता ही सफलता को तय करती, क्योंकि असफलता में सफलता शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे इम्पॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है, उसी तरह से असफलता के साथ भी सफलता शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब उसी असफलता को आपको सफलता में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, ये लोग दोस्तों पहला मॉडल तैयार जरूर किए, फेल हुए, और इसलिए इन लोगों को भी याद रखा जाता है। देखिए फेल होने की वजह से भी दोस्तों उन्हें याद रखते हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कह रहा किस डेनिश देश के थे दोस्तों, डेनमार्क के थे। कह रहा है डेनिश भौतिक विज्ञानी ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोषों को दोस्तों दूर किया। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल, ठीक है, चाहे हिंदी में इसे परमाणु मॉडल कहिए, चाहे इंग्लिश में इसे नाभिकीय मॉडल कीजिए, न्यूक्लियस मॉडल, ठीक है, कह रहा उसके दोषों को दूर करके किस सहायता से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया, और दूर करके दोस्तों एक नया परमाणु मॉडल तैयार कर दिया था। इनका नाम क्या था दोस्तों, इनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था दोस्तों, नील्स बोर। बोर का परमाणु मॉडल जो दोस्तों वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ही अपडेटेड रूप था। अगर रदरफोर्ड ने ना बनाया होता तो क्या नील्स बोर अकेले परमाणु मॉडल बना पाते, क्या, कभी नहीं। इन्होंने सिर्फ उसके दोषों को दूर किया, और कैसे, प्लांक के नियमों के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। करा किस वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, ये ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित, और ये करते क्या हैं, ये नाभिक के चारों ओर बंद एवं स्थिर वृत्तीय कक्षा में स्थिर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाने वाली बात दोस्तों सबसे पहले किसने बताया था, ये चक्कर लगाने वाली बात भी सबसे पहले जो है नील्स बोर ने ही बताया था। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये बताया किसने हमें, ये नील्स बोर ने बताया था, और अब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाते ना कई जगह नितिन सर ने बताया था, नितिन सर ने बताया नहीं, नितिन सर ने पढ़ाया था, बताया नील बोर्स ने था। ठीक है, आगे देखिए, किसने एक कण जैसे इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग के लिए समीकरण दी जो परमाणु के आधुनिक मॉडल का जन्मदाता है। ठीक है, अगर ये समीकरण न रहता दोस्तों तो परमाणु का आधुनिक मॉडल नहीं बन पाता, और इसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान जाता है वो जाता है दोस्तों लुई डी ब्रोगली को। ठीक है, पहला योगदान किसको जाता है, लुई डी ब्रोगली नाम के एक व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने एक तरह का समीकरण बनाया। बाद में एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था श्रोडिंजर। क्या नाम था, श्रोडिंजर। ठीक है, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, ठीक है, आज सुन लीजिए। ठीक है, कालिंजर से श्रोडिंजर याद रखेगा। ठीक है, कालिंजर का युद्ध याद है ना, चलिए कोई बात नहीं, इतिहास पढ़िएगा तब याद कर लीजिएगा। कालिंजर युद्ध अभियान के दौरान इस शेरशाह सूरी
सारा युद्धवा जीतने के बाद रतिया में पार्टी कर रहे थे, बम ब्लास्ट हो गया, मर गए 1545 ईस्वी में, ठीक है। तो पढ़िएगा जाके, इतिहास में मिलेगा। ये कालिंजर नहीं, श्रोडिंगर है, ठीक है। और इन्होंने भी दोस्तों आगे चल के एक समीकरण बनाया। इन देखिए, पहला समीकरण लुई डी ब्रोगली ने बनाया, उसे अपडेट करने का काम श्रोडिंगर ने किया, ठीक है। तो याद रखेगा, इन्होंने पहला, दोनों लोग अलग अलग समीकरण बनाए, ठीक है। इन्होंने पहला किया, इन्होंने अपडेट किया उसी को उठाकर, ठीक है। और अपडेट करने के बाद इन्हीं के समीकरण को लेकर के दोस्तों आगे चल के परमाणु का एक आधुनिक मॉडल दोस्तों तैयार किया गया। ये आप याद रखेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है, ठीक है। अच्छा भी लगा होगा, मजा आया होगा, आप हमारे साथ पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहां पर एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा स्टडी 91 ऑफिशियल, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसी एप्लीकेशन पर हमारे सारे कोर्सेज चलते हैं। जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, इतना व्यवस्थित रूप से पढ़ा सकता है, अपने पेड कोर्स में अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक चीज और बताऊं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो कहीं से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सर हम तो कहीं से ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए हैं, अब हम स्टडी 91 को क्यों ज्वाइन करें। देखिए एक चीज बता दूं, बुरा ना मानिएगा, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए अगले 6 महीने बाद आपका एग्जाम है और आपने किसी दूसरी कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिया, चाहे जानबूझकर, चाहे गलती से, या जो भी आपको अच्छा खराब लगा, अपने अनुभव अनुसार, ठीक है, अपने जो है बुद्धि विशेष के अनुसार आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसकी तैयारी से आप 6 महीने बाद जो एग्जाम देने वाले हैं उसे क्रैक न कर पाए, तो अपना समय मत वेस्ट करिए। एक कोर्स, अपने उस कोर्स के साथ स्टडी 91 का भी जोड़ के रखिए, ठीक है भाई। अगर एक कोर्स आप स्टडी 91 का ले लेंगे तो नुकसान क्या है, आप उसको भी पढ़ेंगे, वहां का भी कोर्स पढ़ेंगे। जब कंपैरिजन स्टडी करेंगे ना, कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार बेहतर कहां का है। क्योंकि 6 महीने बाद तो आपका एग्जाम है, तो ज्यादा जो है ये मत सोचिए कि नहीं कितना मिनिमम में पढ़ लें। अरे भाई, मिनिमम सोचने का समय नहीं है, बार बार एग्जाम होता नहीं है। यही मिनिमम सोचते सोचते आप परेशान हो गए हैं। आप उससे पहले बाहर निकलिए, एक कोर्स स्टडी 91 का जोड़ के रखिए, ताकि अगर उस समय आप डगमगा रहे हो ना, तो स्टडी 91 आपको संभाल ले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम औरों की तरह दर्जनों कोर्स हमारे पास नहीं है, लिमिटेड कोर्स है, लेकिन जितने हैं अपने आप में परफेक्ट हैं। मेरी बात माननी है, जैसे हिंदी के लिए हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स है, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स बहुत पॉपुलर है दोस्तों। पूरे भारत का कोई भी एग्जाम देना हो, आप एक कोर्स उठा लो, एक ही कोर्स से आपका काम क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से हमने कंप्लीट हिस्ट्री का बैच बनाया। मैं मानता हूं कि आप एक बार हिस्ट्री पढ़ो, आगे आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करना पड़े, किसी से डिबेट करना पड़े, तो दोबारा इतिहास नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार इतिहास पढ़ना है, पूरा पिक्चर की तरह पढ़ना है। डिजिटल क्लास है और गजब की क्लास है, आप पढ़ के देखो एक बार, कम से कम डेमो पढ़ के देखो, मत परचेज करो बैच को, लेकिन डेमो तो पढ़ो, तो ना आपको पता चलेगा कि हाँ सर क्वालिटी क्या है। कहीं कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए। कॉल नहीं उठ पा रहा है तो घबराइए नहीं, व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए कि सर ये हमारी समस्या है, कैसे क्या किया जाए। चाहे बैच परचेज करना हो या ना करना हो, किसी भी समस्या का समाधान आप यहां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।